बिहार चुनाव 2025 ये मुकाबला है सियासी भूकंप का, एनडीए बनाम महागठबंधन और अब तक की सबसे कांटेदार लड़ाई का। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब सीटें पलट सकती हैं, गठबंधन बदल सकते हैं और जनता का हर वोट इतिहास लिख सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये है राजनीति का असली तांडव। नया नारा चला है बिहार में, वोट छोड़ गति छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और सबकी नजर अब चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी है। सवाल यह है, आखिर तारीख कब घोषित होगी और इस बार मुकाबला किन किन के बीच होने वाला है। आइए समझते हैं पूरा खेल। चुनाव आयोग इस बार वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जाता है। इसमें पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं और अवैध प्रवासियों की पहचान की जा रही है। आयोग ने सभी राज्यों को साफ निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करनी होगी। इसके बाद ही बिहार चुनाव की तारीखें सामने आएंगी। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि मतदान अक्टूबर के आखिरी से लेकर नवंबर की शुरुआत के बीच हो सकता है। इस दौरान दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल और भी गर्म रहने वाला है। अब एक नजर डाल लेते हैं 2020 के नतीजों पर। उस वक्त 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था। भाजपा ने 74 सीटें, जेडीयू ने 43 सीटें जीती। दूसरी तरफ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही 75 सीटों के साथ। कांग्रेस को 19 और वाम दलों को 16 सीटें मिली थी। यानी तस्वीर एकदम कांटे की रही थी। मौजूदा समय में विधानसभा का समीकरण और भी दिलचस्प है। एनडीए के पास करीब 132 सीटें हैं, बीजेपी की 78, जेडीयू की 45 और मांझी की पार्टी की 4। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास लगभग 110 सीटें हैं, आरजेडी की 75, कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 16। यानी फर्क बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ी सी हवा का रुख बदलने से खेल पलट सकता है। अब बात करते हैं पार्टीवार ताकत और कमजोरी की। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और मोदी फैक्टर है, लेकिन जातीय जनगणना पर वह डिफेंसिव नजर आ रही है। मोदी ने भोजपुरी का तड़का लगाते हुए दिवाली और छठ से पहले लोगों को घर देने का वादा किया है। प्रणाम करे छिए पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अब बात करते हैं जेडीयू की। तो जेडीयू के पास नीतीश कुमार का अनुभव और सुशासन की छवि है।
मगर बार बार गठबंधन बदलने से भरोसा कम हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं थोड़ा बहुत खेला हो जाता है, अब नहीं होगा। 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है, तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है, अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ, और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। अब नीतीश बाबू की ये बात जनता कितनी सुनती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, साथ ही तेजस्वी यादव की युवा छवि भी। लेकिन भ्रष्टाचार और पुराने लालू राज की छवि अब भी विपक्ष के लिए हथियार बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार में हो रहा है और हमारे चचा अचेत हो गए हैं, मतलब नीतीश चचा। इस फैक्टर के साथ तेजस्वी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं, आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है, जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कांग्रेस और वाम दल महागठबंधन को मजबूती दे रहे हैं, मगर संगठनात्मक तौर पर उनकी पकड़ कमजोर दिखाई देती है। वहीं छोटे दल जैसे मांझी की पार्टी, लोजपा या एआईएमआईएम कई सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चुनाव में इस बार मुद्दे भी बड़े होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और पलायन हमेशा की तरह हावी रहेंगे, और इसको भुना रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर का कहना है नई पार्टी लाओ और बिहार को बदलो। लेकिन प्रशांत किशोर खुद को न तो नेता बताते हैं, न नेता मानते हैं। जय बिहार।
जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, करघर के कोनार के आदमी तो जानते बा रोहतास के कि हम नेता ना हैं। पूरा राज्य भर में घूम के हम कहतनी कि भाई हम नेता ना हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। ऐसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। अब जिसको जिसको ताली बजाना है वो बजा लो। प्रशांत किशोर बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और पलायन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी इस बार बड़ा रोल निभा सकता है। महागठबंधन इस पर आक्रामक है, जबकि बीजेपी थोड़ा रक्षात्मक दिख रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो अनुमान कुछ यूं हो सकता है: बीजेपी 70 से 90 सीटों के बीच, जेडीयू 40 से 50, आरजेडी 65 से 85, कांग्रेस 10 से 15 और वाम दल 10 से 18 सीटों तक। छोटे दल 8 से 10 सीटों तक निकाल सकते हैं। मतलब साफ है, मुकाबला कांटे का होगा और नतीजा किसके पक्ष में जाएगा यह कहना मुश्किल है। तो साफ है कि बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ भाजपा और नीतीश की जोड़ी है, दूसरी तरफ तेजस्वी और महागठबंधन का। अब देखना यह है कि जनता किसे मौका देती है। क्या एनडीए सत्ता में वापसी करेगा या इस बार महागठबंधन सत्ता का काबिज होगा? अब फैसला जनता के हाथ में है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा बिहार का चुनाव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।